डॉक्टर उमाकांत गुप्त। नई कविता के प्रबंध, काव्य, शिल्प और जीवन दर्शन। नई कविता और हिंदी प्रबंध काव्य संरचना, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य और प्रवृत्तिमूलक संचेतना। प्रत्येक भाषा की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास सामान्यतः सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिवृत्त में होता है। संवेदनशील रचनाकार इन्हीं परिस्थितियों के विविधतापूर्ण परिवेश से प्रेरणा प्राप्त करता है। समकालीन स्थितियों के अनुरूप ही साहित्यिक संरचना में समस्याएं उभरती हैं और नूतन समाधान अनुसंधित होते हैं। इसी अनुक्रम में नवीन जीवनादर्शों और मूल्यों की प्रस्थापना होती है। इस दृष्टि से संपूर्ण काव्य सृजन परंपरा एक ही रचना सूत्र में आबद्ध रहती है। अस्तु, नई कविता की रचनात्मक पृष्ठभूमि को समझने के लिए आधुनिक हिंदी कविता के विकासात्मक परिवृत्त का अवलोकन समीचीन होगा। काव्य मानव संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक जीवंत माध्यम है। नई कविता का सृजनात्मक परिप्रेक्ष्य, काव्य मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक जीवंत माध्यम है। प्रभावान्विति की दृष्टि से काव्य मानवीय अंतःचेतना को प्रभुतः आकृष्ट एवं प्रेरित करता है। इसलिए अनादिकाल से आज तक कविता का महत्व स्वीकारा गया है। आद्यांत हिंदी कविता की सुदीर्घ परंपरा युग सापेक्ष एवं परिवर्तनोन्मुखी रही है। आदिकाल में कविता वीर रस अभिव्यंजक बनी तो मध्यकाल में उसमें भक्ति एवं श्रृंगार की व्यंजना हुई। आधुनिक काल में गद्यात्मक संरचना की प्रभुत्ता होते हुए भी अनेकानेक नव्य काव्य प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से आदिकाल से आधुनिक काल तक जो काव्य प्रवृत्तियां उद्भूत हुई हैं उन्हें वीरगाथा काल, भक्ति काल एवं रीतिकाल के नाम से संबोधित किया गया है, किंतु आधुनिक काल का प्रवृत्ति मूलक रचना फलक इतना वैविध्यपूर्ण है कि एक सुनिश्चित नाम देना कठिन प्रतीत होता है। इसलिए हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने आधुनिक काल को अधुनातन प्रतीत होता है। इसलिए हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने आधुनिक काल को अधुनातन काल, विद्रोह का युग, परिवर्तन काल, गद्य काल आदि नाम दिए हैं। आधुनिक काल का समारंभ कब हुआ, इस संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, अर्थात मत एक नहीं है। मिश्र बंधु आधुनिक काल की आरंभिक तिथि 1843 मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1843 और डॉक्टर नगेंद्र ने सन 1868 से आरंभिक काल स्वीकार करते हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, डॉक्टर विश्वंभरनाथ उपाध्याय प्रवृत्ति समीक्षकों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सन 1868 से सन 1903 आधुनिक काल का प्रवर्तक स्वीकार किया है। डॉक्टर रविंद्र वर्मर का अभिमत है कि आधुनिक हिंदी कविता का सूत्रपात नाम मात्र के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंतिम चरण में माना जाता है। वास्तव में आधुनिक कविता का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में होता है। आधुनिक काल का प्रवर्तक भारतेंदु को ही माना गया क्योंकि आधुनिक काव्य को लोक भूमि पर लाने और मानवीय मूल्यों से जोड़कर प्रतिष्ठित करने का श्रेय भारतेंदु को ही है। भारतेंदु युग से लेकर समकालीन कविता तक विकासमान काव्य आंदोलनों को हिंदी साहित्य इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काव्य को नई धारा नाम देकर इस प्रकार वर्गीकृत किया है। पहला, नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 1893 ईस्वी तक। दूसरा, नई धारा द्वितीय उत्थान 1893 से 1918। तीसरा, नई धारा तृतीय उत्थान 1918 से आज तक।
शुक्ल जी ने काव्य प्रवृत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है: ब्रजभाषा, काव्य परंपरा, दूसरा द्विवेदी काल में परिवर्तित खड़ी बोली की काव्यधारा, छायावाद तीसरा, और चौथा है स्वच्छंद धारा। स्वच्छंद धारा के बाद हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास अष्टम भाग के चतुर्थ खंड में आधुनिक कालीन काव्य प्रवृत्तियों को निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला, पुनर्जागरण काल 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। दूसरा, जागरण काल 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। चौथा, छायावादोत्तर काल। प्रगति प्रयोग काल 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी। और छायावादोत्तर काल में ही नवलेखन भी है। नवलेखन 1953 से आज तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक युग की काव्य परंपराओं की तालिका इस प्रकार निरूपित की है: आदर्शवादी काव्य परंपरा 1857 ईस्वी भारतीय युग। दूसरा, 1900 ईस्वी द्विवेदी युग। दूसरा है स्वच्छंदतावादी काव्यधारा 1920 ईस्वी से छायावादी युग। तीसरा, समाजपरक यथार्थवादी या प्रगतिवादी काव्य परंपरा 1937 प्रगतिवादी युग। चौथा है व्यक्तिपरक यथार्थवादी एवं प्रयोगवादी काव्य परंपरा 1945 प्रयोगवादी युग। उपर्युक्त प्रवृत्ति मूलक वर्गीकरणों के सूक्ष्म विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि इसमें या तो किसी प्रवृत्ति विशेष की उपेक्षा हुई है या प्रवृत्तियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। मेरी विनम्र धारणा है कि आधुनिक काल की काव्य धाराओं को निम्नांकित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: पहला है राष्ट्रीय चेतना एवं पुनर्जागरण की कविता। दूसरा, सुधारवादी आदर्शवादी चेतनापरक कविता। तीसरा, सौंदर्य मूलक रोमांटिक भावबोध की कविता। चौथा, मार्क्सवादी विचार दर्शन से अनुप्रेरित कविता। पांचवा, प्रयोगधर्मी चेतन की कविता। छठा, समकालीन भावबोध एवं नव्य चेतना की कविता। अगले रचनाकार है भारतेंदु युगेन राष्ट्रीय चेतना एवं पुनर्जागरण की कविता के बारे में बात हो रही है, जो कि 1857 से 1903 ईस्वी तक थी। भारतेंदु कालीन हिंदी काव्य यदि एक और रीति युगीन परंपरा मानसल रोमांस के चित्र प्रस्तुत करता रहा, तो दूसरी ओर तत्कालीन समाजगत हीनता में भी उनमें दृष्टिगत होती रही और साथ ही नई मान्यताओं की आदर्श स्थापना के संदर्भ में इस युग का नाम लिया जा सकता है। यह काल राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पुनर्जागृति का काल था। अंग्रेजों के पांव पूर्णतः भारत में जम चुके थे। आर्थिक शोषण पर आधारित नीतियां देश का प्रत्येक क्षेत्र में दोहन कर रही थी। इसी समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एवं श्रीमती एनी बेसेंट आदि प्रभावशाली व्यक्तियों का उदय हुआ, जिन्होंने प्राचीन गौरव को नूतन संदर्भों में प्रस्तुत कर भारतीय जनमानस को पुनर्जागृत किया। शताब्दियों की पराजय ने सामाजिक जीवन को जड़ और पंगु बना दिया। समाज को पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, जातिपात आदि कुरीतियां खोखला एवं कुंठित बना रही थी। विभिन्न संस्थाएं ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि इनके निवारण में संलग्न थी। इन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के फलस्वरूप 18वीं शताब्दी में नव चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। इस युग में काव्य संरचना के स्वरूप में ही मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु इसकी सृजनात्मक भूमिका और अंतःचेतना में भी परिवर्तन का क्रम परिलक्षित हुआ। भारतेंदु ने इस नई चेतना को अपने काव्य का विषय बनाया। इनकी कविताओं में देशभक्ति, अतीत गौरव गाथा, वर्तमान की हीनावस्था का चित्रण, बुराइयों के प्रति व्यंग्य आदि प्रवृत्तियां परिलक्षित हुई। वैसे श्रृंगार और भक्ति के स्वरों की भी अधिकता है, पर बदले रूपों में इस समय की सबसे बलवती प्रवृत्ति राष्ट्रीय जागरण है। भारतेंदु का व्यक्तित्व आधुनिक काल के प्रारंभ
में केंद्र बिंदु रहा। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण हिंदी साहित्य की नई धारा का नामकरण उनके नाम पर हुआ। उन्होंने स्वयं कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, समालोचक, इतिहासकार एवं पत्रकार के रूप में साहित्य की श्रीवृद्धि की तथा भाषा की समस्या को समाप्त किया। उन्होंने ही खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। डॉक्टर विजय कुमार शुक्ल ने लिखा है, आधुनिक काल को गद्य काल के स्थान पर गद्य भाषा निर्माण युग कहना उचित होगा। डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा के शब्दों में भारतेंदु काल संक्रांति काल या संधि काल है, क्योंकि ब्रजभाषा के महत्व को त्याग कर हिंदी खड़ी बोली ने साहित्यिक रूप ग्रहण किया। लोगों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक चेतना उत्पन्न करने की ओर कवियों की प्रवृत्ति जागृत हुई। इस युग में साहित्य जनमानस के निकट आया। काव्य में उसके सुख दुख, हर्ष विषाद, रीति रिवाज एवं आशा निराशा के भावों को विषय बनाया गया। भारतेंदु के अतिरिक्त इस युग के सभी कवियों में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। इस युग की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय लिखते हैं, भारतेंदु काव्य का प्रबलतम स्वर वर्तमान पर क्षोभ है। राज्य संबंधी काव्यों में भी क्षोभ प्रकट हुआ है। समग्रतः भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों का निर्धारण निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, सामाजिक सुधारवादी प्रवृत्ति। दूसरा, राष्ट्रीयता का परिपाक। तीसरा, सामाजिक कुरीतियों के निवारण का संकल्प। चौथा है हिंदुत्व का हित संवर्धन। पांचवा है परतंत्रता के लिए दुख प्रकाशन। छठा है सामाजिक पतन के लिए। सातवां है काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग। दूसरा, सुधारवादी आदर्शवादी चेतनापरक कविता 1903 से 1920 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कथित नई धारा द्वितीय उत्थान नामक काव्यधारा नीतिपरक सुधारवादी एवं आदर्शोन्मुख रही। वस्तुतः भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों से नई काव्यधारा का अंतर सन 1903 ईस्वी में परिलक्षित होता है। अतः द्विवेदी युग का समारंभ सन 1903 ईस्वी से मानना चाहिए। इस समय अंग्रेजी सत्ता अपने चरम पर थी। राष्ट्रीयता का स्वर मूलतः विविध राजनीतिक दलों के माध्यम से उभरकर सामने आया। स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु आंदोलनों एवं आकांक्षा तीव्र हो गई। सन 1903 ईस्वी से 1920 तक बंगभंग, दिल्ली दरबार, बम स्वागत, प्रथम महायुद्ध, रूस की क्रांति का हिंदी साहित्य पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा। सामाजिक धार्मिक सुधारों की जो परंपरा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस द्वारा परिवर्तित हुई थी, उसका नैतिक और आदर्शात्मक विकास इस युग में हुआ। डॉक्टर सुदेश ने इस युग की 5 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना, सुधारवादी भावना, प्रेम भावना, प्रकृति, व्यंग्य, विनोद। इन्हीं प्रवृत्तियों को मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे प्रभृति रचनाकारों ने अपने काव्य रचना में आविर्भूत किया है। इस युग में प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य तीनों काव्य रूपों की रचना हुई। समस्त द्विवेदी युगीन काव्य संरचना के अनुशीलन के पश्चात इस युग की प्रवृत्तियों को निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत रेखांकित किया जा सकता है। राष्ट्रीय चेतना का परिपाक, बौद्धिक चेतनता, सुधारवादी दृष्टिकोण, इतिवृत्तात्मक रचना दृष्टि, उपदेशात्मक, प्रकृति प्रेम, प्राचीन आदर्शों से संपृक्त समन्वयशीलता। इस युग के नामकरण की सार्थकता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम में है। भारतेंदु यदि हिंदी साहित्य के इंदु थे, तो आचार्य द्विवेदी 20वीं सदी के हिंदी साहित्य गगन के मारतंड थे। हिंदी कविता का जन्म और विकास इसी काल में हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने काव्यगत प्रवृत्तियों को द्विवेदी युग की देन के रूप में व्याख्यायित करते हुए लिखा है, कला और जीवन का, समाज और साहित्य का, सांस्कृतिक और दर्शन का भाव और भाषा का अनूठा समन्वय इस परंपरा के कवियों द्वारा हुआ है, जिन्हें आधुनिक साहित्य के इतिहास में वही महत्व प्रदान किया जा सकता है जो मध्यकालीन भक्तों एवं
संतों की देन है। तीसरे हैं सौंदर्य मूलक रोमांटिक भावबोध की कविता। सौंदर्य मूलक रोमांटिक भावबोध की कविता। आधुनिक काव्य आधुनिक काव्य का तृतीय सोपान छायावाद के नाम से अभिहित है। इसे तीसरा उत्थान, स्वच्छंदतावाद, मानववाद, अनुभूतिवाद आदि नामों से संज्ञायित किया जाता है, परंतु छायावाद अभिधान ही बहुमान्य हुआ। वैसे काव्य रूपों के वैविध्य के कारण यह नाम उपयुक्त नहीं जान पड़ता। छायावाद पहले अवहेलना सूचक अर्थों में प्रयुक्त होता था, किंतु इस कविता में स्फुटित होने वाली योगानुकूल नवीनता ने उसे आनंदनीय बना दिया। फलतः अधिकांश समीक्षकों द्वारा बहुमान्य हो गया। छायावाद के आरंभिक चिन्ह मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलते हैं, किंतु स्पष्ट छाया सन 1920 में दृष्टिगत होती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र के मतानुसार छायावादी काव्य सन 1920 ईस्वी से सन 1940 तक रहा। डॉक्टर अंबादत्त पांडे का कथन है कि स्थूल रूप में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतराल में हिंदी साहित्य की जो काव्यधारा प्रवाहित हुई, उसका नाम छायावाद पड़ा। छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में एक लंबा विवाद चलता रहा। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे जूही की कली के साथ इस युग का प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। हिंदी समालोचना के क्षेत्र में छायावाद नाम का प्रचलन सन 1920 के लगभग हो चुका था। श्री शारदा नामक पत्रिका में प्रकाशित मुकुटधर पांडे के हिंदी में छायावाद लेख को प्रथम माना जा सकता है। वस्तुतः निराला की जूही की कली में भी शैलीगत, विषयगत एवं रूपगत परिवर्तन की झलक द्रष्टव्य होती है। छायावाद युगीन काव्यधारा को अनुप्रेरित और तत्कालीन सामाजिक जिक्र, आर्थिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का योगदान भी है। उल्लेखनीय है, भारतीय राजनीति के मंच पर गांधी जी का पदार्पण हो चुका था। असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, बंगाल पंजाब के दंगे, औद्योगिक आर्थिक दोहन प्रक्रिया एवं व्यक्तिवादी चिंतन के कारण लोगों की प्रवृत्ति अंतर्मुखी हो गई। छायावादी कवि भी इसी समाज का सदस्य था, अस्तु उसके काव्य में निराशावाद स्वर का मुखरित होना स्वाभाविक ही था। स्वयं प्रसाद जी कहते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना के अथवा देश विदेश की सुंदरी के पाय वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा इस विचारधारा के कीर्ति स्तंभ है। छायावाद के अन्य प्रमुख कवियों में श्री रामकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा, नेपाली दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन प्रवृत्ति उल्लेखनीय है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने छायावाद की प्रवृत्तियों को 3 वर्गों में विभाजित किया। विषयगत में है नारी सौंदर्य एवं प्रेम चित्रण, दूसरा प्रकृति सौंदर्य, तीसरा अलौकिक प्रेम। विचारगत में अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद, मानव हितवाद, समन्वयवाद, अंतरराष्ट्रीयवाद एवं शांति की नीति। पांचवा जीवन के क्षेत्र में हृदयवाद। छठा साहित्य के क्षेत्र में सौंदर्यवाद। शैलीगत में है मुक्तक शैली, प्रतीकात्मक शैली, प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रयोग, कोमलकांत पदावली। छायावादी काव्य के समष्टिपरक मूल्यांकनों के पश्चात उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार निर्धारित की जा सकती हैं। नवीनता के प्रति विद्रोह, नवीनता के प्रति मोह, वैयक्तिकता, मानवतावादी चिंतन, स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण, भावात्मक काल्पनिकता। अगला है काल्पनिकता। अगला है सूक्ष्म अभिव्यक्ति। 8वां है सौंदर्य प्रियता। 9वां है विस्मय की भावना। 10वां है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना। मार्क्सवादी विचार दर्शन से अनुप्रेरित कविता।